नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीएसयू फंड्स के बारे में। और पीएसयू फंड्स के बारे में क्या बात होगी कि कितने पहली बात तो 4 टॉप के म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं इस कैटेगरी में और क्यों हम इनकी बात कर रहे हैं, और पीएसयू स्टॉक्स की क्या वैल्यू रहती है जब हम उसको अपने स्टॉक वाले पोर्टफोलियो में या फिर म्यूचुअल फंड वाले पोर्टफोलियो में रखते हैं सब। और उससे पहले ना छोटा सा एक डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूँ कि वीडियो ना एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी एडवाइजरी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं समझ आती क्यों ऐसे कमेंट आते हैं कि आपने पिछली वीडियो में तो बोला था इसको सेल कर दो, अभी आप बोल रहे हो बाय कर दो, अभी आप मैंने तो कभी नहीं बोला यार। मैं आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ जो सेबी और यूट्यूब दोनों अलाउ करते हैं। दोनों के रूल्स रेगुलेशन ऑलमोस्ट सेम है कि आप बैठ के यहाँ पे एडवाइजरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ ये बता सकते हो कि कौन सा फंड में क्या नंबर चल रहे हैं और क्या नहीं चल रहे हैं। बस लेना या ना लेना वो कम्प्लीटली आपके हाथ में है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मार्केट के अंदर 1200 से लेकर 1600 म्यूचुअल फंड्स हैं। सिर्फ और सिर्फ 10, 12, 15% म्यूचुअल फंड होंगे जो अच्छे होंगे। मान लेते हैं 160 म्यूचुअल फंड अच्छे हैं जिनको हम शायद अपने पोर्टफोलियो में रख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा बहुत चर्निंग कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 160 म्यूचुअल फंड है। अब मेरी तरफ से भाई आपको अच्छे लग रहे हैं तो 160 रख लो, तुम्हारी मर्जी है। रूल ब्रेक होते हैं, होने दो। अगर आपको थोड़ा सा भी समझने के ऊपर जोर देना है कि मैं यहाँ पे सीखने आया हूँ और उसके बाद डिसीजन मुझे खुद ही लेना पड़ेगा, वो चीज़ मैं आपके लिए कर सकता हूँ कि मैं आपको सारे नंबर्स बता दूंगा, मैं आपको अच्छे बुरे की परख बता दूंगा। लेकिन इन दी एंड डिसीजन आपको ही लेना है। आपकी डिसीजन ना लेने की कैपेबिलिटी का जिम्मेदार कोई और नहीं हो सकता सर। होपफुली आप समझेंगे इस चीज़ को। तो आप वीडियो के अंदर चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। ये 4 म्यूचुअल फंड हैं और मुझे नहीं लगा था कभी भी मैं इस आदित्य बिरला को कभी अपने क्लाइंट्स को सेल करूंगा या कभी उसको रिसर्च वर्क में रखूंगा। लेकिन अभी लास्ट क्वार्टर में देखा जाए तो 6 to 8% सभी इसी रेंज में हैं। तो इन्होंने अच्छा किया है आदित्य बिरला ने। ठीक है, इन्वेस्को सभी अच्छे कर, इन्वेस्को के तो सभी फंड अच्छे कर रहे हैं। एसबीआई का पीएसयू अच्छा कर रहा है। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है क्योंकि एसबीआई का कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा। लेकिन उसके बाद 6 मंथ वाली परफॉर्मेंस भी सबकी अच्छी है और लास्ट 1 ईयर में ठीक ठाक ही है। ठीक है, रेंज थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आप किसी को मान लो अच्छा या बुरा, लेकिन ये टॉप 4 हैं तो पॉजिटिव रहे हैं। 7-8% एफडी से ज़्यादा रिटर्न है, कुछ 10 से ज़्यादा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और लॉन्ग रन में तो सबने 30 से ऊपर दिए हैं। इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती क्योंकि ये स्मॉल कैप और मिड कैप की टक्कर का आ गया फिर, जबकि सारा का सारा पोर्शन लार्ज कैप का है। अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम कहाँ से रिटर्न्स निकल जाते हैं इसमें ना ग्रोथ ज़्यादा नहीं मिलती पीएसयू स्टॉक्स में। पीएसयू स्टॉक्स में मिलता है भर भर के डिविडेंड, और डिविडेंड बढ़ाता है आपकी एनएवी को, एनएवी आपके प्रॉफिट को बढ़ाएगा। तो सिंपल सा है ये लॉजिक। अब यहाँ पे अगर मैं सबसे रिस्क वाले की बात करूँ तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल छोड़ के सब ऑलमोस्ट इक्वली रिस्की हैं 21 और 22 के स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, और सेम बीटा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है बीटा। सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसी थोड़ा सा सेफर साइड पे है। और अब ये देखो, ये बहुत ना मतलब इंटरेस्टिंग सी बात लगती है कि अल्फा इसका ज़्यादा है कंपेरेटिवली इससे। और ऑन पेपर किसी के रिजल्ट कुछ भी हों, ये वाले रिजल्ट मैं कह रहा हूँ बहुत बार मैं आपको बोल रहा हूँ 50% ऑफ द टाइम मैटर नहीं करते। किसी भी वेबसाइट पे क्या भी लिखा हो, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते। कह रहा हूँ 50% करते होंगे, लेकिन उसके अलावा मैटर करता है ये अल्फ़ा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ, कि भाई ये कम रिस्क ले रहा है और 1 रुपया हमें जनरेट करके दे रहा है बेंचमार्क से ऊपर। लेकिन ये क्या है कि यहाँ पे ना पीएसयू वाले में ये इतना ज़्यादा मतलब नहीं घुसता, क्योंकि पीएसयू बहुत ज़्यादा, पीएसयू का जो बेंचमार्क है या पीएसयू का जो मतलब कैटेगरी एवरेज है वो थोड़े बहुत ही म्यूचुअल फंड है, 7-8 म्यूचुअल फंड मिला के बनता है। तो इसलिए इस केस में इसको बहुत ज़्यादा कंसीडर नहीं किया जा सकता और इसका वेटेज बढ़ जाता है। फिर इसको हम 60% 70% कर सकते हैं और इसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 10-20% रह जाता है। लेकिन कोई और नॉर्मल म्यूचुअल फंड कभी भी आप रिव्यू कर रहे हैं या रिव्यू देख रहे हैं ना, तो इसको वेटेज दो, कम से कम मिनिमम 40% दो और 40% ऊपर दे दो, और बाकी 20% नीचे जो छोटी मोटी चीज़ें आने वाली हैं, टर्नओवर रेशो, पोर्टफोलियो कैसा दिखता है, किस में डाल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी आप अगर मेरा चैनल देखते आए हैं तो आपको क्या लगता है इनमें से सबसे अच्छा टॉप 3 सेक्टर्स किसके हैं? थोड़ा सा आराम से देखो और फिर बताओ। अगर जो लोग देखते आ रहे हैं वो मोस्टली लोग इसको चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट फाइनेंस का जो पोर्शन है वो सबसे कम है इन दो जगह पे, आईसीआईसीआई में और इन्वेस्को में।
लेकिन इतना कम भी नहीं है, इसमें 40, इसमें 28 है, इसमें 33 है, आदित्य बिरला में थोड़ा सा हायर साइड पे है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हमारे पास लार्ज कैप है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पावर ग्रिड हो गया, या फिर बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं वो रिपीट हो जाएंगे हमारे पोर्टफोलियोज़ में, क्योंकि ये टॉप 5 होल्डिंग्स हैं भाई। और टॉप 5 होल्डिंग में 20-20%, 25-25, 30-30% भी हो, 20% भी हो, तो भी इसके अंदर 5%, 3%, ये देखो अब 16% इसके पास SBI है, इसके पास 9% है, इसके पास 17 है SBI। ठीक है, तो इतना ज़्यादा परसेंटेज है कि अगर हम इसको दोबारा लेते हैं किसी लार्ज कैप को या किसी फ्लैक्सी कैप को, तो हमें फाइनेंशियल सेक्टर से थोड़ा सा हल्का सा साइड ही रहना है। मैं इस वीक बंधन स्मॉल कैप रिव्यू करूंगा और उसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से फाइनेंस सेक्टर का ओवर एक्सपोजर मिल जाता है कैसे, अगर आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे इस वीडियो की। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उस वीडियो में जब मैं ये लाइन बोलूँगा ना कि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिल रहा था 16-17%, तो आप लोग ही होंगे जो उस चीज़ को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 वीडियो कंबाइंड हो गई ना। तो अब जिन लोगों को लगता है कि यार हमें अपना पोर्टफोलियो मैनेज खुद नहीं करना, हमें निखिल से मैनेज करवाना है या एक बार बात करनी है, तो स्क्रीन पे आपके लिए नंबर है। आप मतलब पोर्टफोलियो में जब फंड चेंज करने हैं, कब बाय करना है, कब निकालना है, और कैसे सब कुछ बेटर किया जा सकता है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट कैसे हो सकती है आपके पोर्टफोलियो में, आपके गोल्स कैसे अचीव हो सकते हैं, रिजल्ट कैसे, सब कुछ अगर आपको चाहते हैं कि स्मूथली मैनेज हो, और जब स्मूथली होता है ना तो रिज़ल्ट अपने आप समझ सकते हैं कैसे आएंगे। अगर आप समझ गए कि मैनेजमेंट क्या होती है या समझना चाहते हैं, तो सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कर दीजिए इस नंबर पे। अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर आगे मैं बात करूं तो SIP आप सबके अंदर 500 रुपीज़ कर सकते हैं, लमसम 1000 रुपी। यहाँ पे SBI थोड़ा सा पीछे रह गया। अब ये देखो, अगर मैं इस फंड को सिलेक्ट कर रहा हूँ आदित्य बिरला, मैं क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ आदित्य बिरला को? कि लॉन्ग रन में रिटर्न्स अच्छे हैं, और हम इन्वेस्को का स्मॉल कैप ले चुके हैं, SBI कॉन्ट्रा ले चुके हैं, ICICI का हम ओवर फंड ले चुके हैं, तो आदित्य बिरला का हम कोई और लेते नहीं है। तो आदित्य बिरला PSU को हम अगर रख लेते हैं ना, तो फ़ायदा ये होगा कल को, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लो आपके पास SBI कॉन्ट्रा है, ठीक है, और एडलविस का मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, आपने इन्वेस्को स्मॉल कैप भी रख लिया क्योंकि अच्छा चल रहा है। अब आपने इनमें से आपके पास ऑप्शन क्या बचा? क्योंकि SBI का ऑलरेडी फंड है तो आप नहीं लोगे, इन्वेस्को ऑलरेडी है तो आप नहीं लोगे, तो आप क्या ले लोगे? या तो ICICI ले लोगे, और या फिर आप ले लोगे आदित्य बिरला। अब यहाँ पे क्या सीन है, ICICI के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो अच्छे हैं, कल को हम उनको बाय कर सकते हैं, लेकिन आदित्य बिरला भाई एकमात्र ऐसा फंड है जो इसका ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर आदित्य बिरला एक सेफ चॉइस रहेगी कि कल को हमें अपने पोर्टफोलियो में कुछ भी ऐड करना हो, कुछ भी चर्निंग करनी हो, तो आदित्य बिरला प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, एक साइड में पड़ा रहेगा चुपचाप कोने में। तो आदित्य बिरला एक सही चॉइस हो सकती है अगर आप इसको 10-20% रखना चाहें, लेकिन स्टिल वापस मैं बोल दूंगा, क्योंकि लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि मैं एडवाइजरी दे रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको रूल्स रेगुलेशन बता रहा हूँ कि कोई भी सेक्टोरल या कोई भी म्यूचुअल फंड मेरे हिसाब से आप लेते हो, सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, CFA का करिकुलम हम पढ़ते आए हैं, या फिर जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते आए हैं, या फिर जो भी फाइनेंस की बुक है उनमें हम पढ़ते आए हैं कि एक्सपोजर एक म्यूचुअल फंड का मैक्सिमम 25% बहुत होता है। और मैं आपको सिर्फ एक नंबर बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है, एक रेंज होती है, कोई इसको 15-20% बोलता है, कोई 40 बोलता है। मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, एक रेंज नहीं, एक नंबर बता रहा हूँ, उस रेंज में से निकाल के बस मैं इतना काम आपके लिए करके दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो अब ये 20-25% मैंने बोल दिया कि ठीक है आप इसको 20% रख लो, 25 भी मत रखो, क्योंकि थोड़ा सेक्टोरल है, थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो सकता है, चले ना चले। तो 10%, 15-20%, ये 10 से 20 वाली रेंज आपके लिए ठीक रहेगी। लेकिन स्टिल मैं आपको ये नहीं कह रहा भाई कर लो, कंप्लीटली आपके ऊपर है ना। होपफुली आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब नीचे अगर मैं जाऊँ थोड़ा सा और, तो देखो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट लार्ज कैप है। इसके अंदर अगर मैं मान लो सबके अंदर 1000 रुपये डाल रहा हूँ और इसके अंदर 1200 रुपये डाल दूंगा ना, तो मेरे 800 या 900 रुपये से भी ज़्यादा लार्ज कैप में चले जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सिर्फ 25% अगर हमारा जा रहा है, तो 25% यानी कि 300 रुपये हमारे इधर जा रहे हैं, किसके अंदर? स्मॉल कैप के अंदर या मिड कैप के अंदर। बाकी 900 रुपये मेरा लार्ज कैप में ही जा रहा है।
तो हम इसको बाय करके लार्ज कैप ही बाय कर रहे हैं। और ये देखो, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ रहती है कि हम बहुत ज़्यादा ना मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर चलते हैं, बिल्कुल फैलाते नहीं हैं पोर्टफोलियो को। जैसे अभी ये ले लिया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले लिया और एक म्यूचुअल फंड और ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे ना देखो, अब क्या है, नंबर ऑफ स्टॉक्स 36 हो गए, टॉप 10 में 63, जो मैं ऊपर बोल रहा था कि टॉप 10 में 30-40% होगा, टॉप 10 में ही 63 और टॉप 5 में 40 से ज़्यादा। तो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपोजर आपको मिल रहा है। मतलब उनके अंदर तो बहुत एक मतलब यहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाता है फंड मैनेजर का कि उसने बिल्कुल फैला नहीं रखा, उसको पता है कि ये स्टॉक्स अच्छे हैं और इनके अंदर ही उसने पैसा बनाया भी है। अब इनके अंदर आप जाके एक बार, आपको सिर्फ एक काम करना है, आप इनके अंदर जाके एक बार डिविडेंड चेक करो, कितना डिविडेंड मिलता है, तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। इनके अंदर भी चेक कर लो, क्योंकि ये अभी पूरी कंप्लीटली कुछ सेल नहीं किया है इसमें से, सिर्फ LIC हाउसिंग फाइनेंस कंप्लीटली मतलब सेल किया है और नया केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बिल्कुल ऐड किया है। उसके अलावा बाकी सब थोड़ा बहुत पोर्शन कम या ज़्यादा करा है। होपफुली आप समझ गए होंगे। फंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। अब हमारे पास सेक्टर के नाम पे इंफ्रा है, PSU है, बट PSU का ना थोड़ा सा वोलेटाइल ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव इंफ्रा एंड हेल्थ केयर। तो अगर रखना भी है, अगर हम रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से जाएं तो बहुत रिस्की फंड्स जो होते हैं उनको 10-15% बहुत होता है। स्टिल वही है, आपका डिसीजन है, आप 10% रखो या 100% रखो। होपफुली आप समझ गए होंगे। हाँ, बाकी अगर आप कुछ कंफ्यूज हो जाते हो कि यार रिव्यू में मुझे ये समझ नहीं आया या कुछ नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।